हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था, सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को स्टार्ट किया था और हम लोगों ने देखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने क्या क्या बोरो किया है अपने संविधान के अंदर। और फिर उसके बाद हमने देखा था कि यूके ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने किन चीजों को बोरो किया था। फिर हम लोगों ने देखा था कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से किन चीजों को, किन प्रावधानों को बोरो किया गया था। तो इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए हम आगे की जो और कंट्रीज बची हुई हैं, जैसा कि हमने डिस्कशन किया था कि हमारे जो फ्रेमर्स हैं उन्होंने रिव्यू किए थे दुनिया के तकरीबन 60 संविधानों को और 10 संविधानों को, दुनिया के 10 संविधान से हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बोरो किया हुआ है। तो उसी सीरीज को हम देख रहे हैं। उन्हीं चीजों को देखते हुए आगे देखेंगे जो कंट्रीज बची हुई हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, जर्मनी हो गया, आयरलैंड हो गया, रशिया हो गया। तो ऐसे ही कंटिन्यू करते जाएंगे। ये हमने देख लिया था भारत सरकार अधिनियम 1935 से हमने प्रावधानों को चेक कर लिया था कि फेडरल स्कीम हमने ले रखा है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि ऑफिस ऑफ गवर्नर का जो पद है, गवर्नर जो होते हैं हर राज्य के अंदर, वो यहां से ही उठाया गया। फेडरल स्कीम का मतलब हर राज्य के पास अपनी अलग शक्ति है। कहने का मतलब हर राज्य अपने आप में एक तरीके से ऑटोनोमस, इंडिपेंडेंट एक्ट करता है। कहने का मतलब जो भी पावर्स उसको मिले हुए हैं वो अपने दायरे में रह करके काम करता है और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। फिर उसके बाद जुडिशरी, हमें पता है कि हमारे देश के अंदर जुडिशरी है, जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, इंडिपेंडेंट काम करता है। तो जो जुडिशरी होनी चाहिए वो कॉन्सेप्ट हमने उठाया भारत सरकार अधिनियम 1935 से, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी का कॉन्सेप्ट हमने उठाया था यूएसए से। अगली चीज है पब्लिक सर्विस कमीशन। एज वी नो कि यूपीएससी है, हर स्टेट के अंदर अपनी पीएससी है, यूपी पीएससी, बिहार पीएससी, सीजीपीएससी, एमपी पीएससी, इस तरीके की जो चीजें हैं, ये पीएससी इसका जो कॉन्सेप्ट है ये हमने उठाया कहां से? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। और इन पीएससी का काम होता है लायक लोगों की नियुक्ति करना ताकि वो अपने पद पर जाकर के अच्छे से काम कर सके। उसके बाद इमरजेंसी प्रोविजन का मतलब अगर देश के अंदर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसमें या फिर कुछ भी ऐसा खतरा महसूस होता है तो उस केस में इमरजेंसी जैसी चीजें लगाई जा सकती हैं। हम लोगों ने डिस्कशन किया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि इमरजेंसी 3 टाइप की होती है, एक नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक हमारे देश में नहीं लगी है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि हमारे जो फ्रेमर्स थे उन्होंने सारे प्रावधानों को उसी तरीके से रखा जैसे पहले हुआ करते थे ब्रिटिशर्स के टाइम पे। हमारे इंडिया के लोग इतने यूज्ड टू हो चुके थे उनके प्रावधानों से कि हमारे फ्रेमर्स को यह एहसास हुआ कि कुछ भी बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। नियम कानून जो है या काम करने का जो तरीका है वो वैसे ही रहना चाहिए जैसे ब्रिटिशर्स के टाइम पे था, और वो अभी भी वैसे ही है। जैसे जज की पोस्ट होती है, आईएएस की पोस्ट होती है, आईपीएस की पोस्ट होती है, लॉयर्स की पोस्ट होती है, तो जो भी प्रावधान है, पुलिस का हिसाब किताब है, ये सब कुछ पहले जैसा ही है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स हमने कहां से उठाया? भारत सरकार अधिनियम 1935। उसके बाद जो अगला था यूके। तो यूके से हमने कई सारी चीजों को उठाया था जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें जो पहला फैक्ट है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। हमारे देश के अंदर पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट किस तरीके से काम करती है वो सारा प्रावधान हमने कहां से उठाया है? तो यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है। यूके का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर एंड हिज रोल, संसद के अंदर संसदीय व्यवस्था है, तो संसद को कंट्रोल करने के लिए, लोकसभा को कंट्रोल करने के लिए एक पद का सृजन किया गया जिसको बोलते हैं क्या? स्पीकर। और स्पीकर का पद और उसके जो शक्तियां हैं ये सब भी कहां से उठाई हमने? तो यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है। उसके बाद एकल नागरिकता, हमारे देश के अंदर आप कहीं पर भी रहिए, कहीं पर भी पैदा हो कोई भी, तो लेकिन उसकी नागरिकता जो है वो सिर्फ और सिर्फ भारत की है। भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन नागरिकता सिर्फ और सिर्फ भारत की ही मिलती है। अगली चीज है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। कहने का मतलब जो संसद है, संसद का जो कार्य करने का तरीका है, काम करने का तरीका है, वो सब हमने कहां से उठाया है? तो यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है। अगली चीज है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब हमारे देश के अंदर 2 सदन है, द्विसदनात्मक हिसाब किताब है हमारी संसद का। तो ये संसद आर्टिकल 79 में जिसके अंदर होता है एक प्रेसिडेंट
और उसके बाद यहां पे हो गई आपकी राज्यसभा और एक लोकसभा। ये आर्टिकल 79 में दिया है, ये आर्टिकल 80 और ये आर्टिकल 81। यस। फिर उसके बाद रूल ऑफ लॉ हम लोगों ने डिस्कशन किया था, या हम जानते भी हैं कि हमारे देश के अंदर कोई भी काम होता है तो नियम के साथ होता है। ये रूल ऑफ लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसको चीज को बिल्कुल समझिए। ये रूल ऑफ लॉ इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे देश के अंदर किसी भी व्यक्ति का बनाया हुआ कानून नहीं चल सकता। जो कानून हमारे संविधान में बना दिया गया है, जो प्रावधान हमारे संविधान में है, उसी के तहत कोई भी काम होता है। अपने से कोई भी कुछ भी, अपने मर्जी से कुछ भी कोई नहीं कर सकता है। तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट ले आया गया है। और आपको पता है कि ब्रिटिशर्स कोई भी काम करते थे तो रूल बना करके ही करते थे, इसीलिए रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से, यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया गया। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया है कि इलेक्शन अगर हो रहा है और अगर जो पहले जीत गया, जो जादुई आंकड़ा है जिसके वजह से फाइनल होगा, दैट इज द 50% प्लस 1 सीट्स जो भी सिक्योर कर गया वो पहले विनर घोषित हो जाएगा। इलेक्शन की काउंटिंग अभी कंप्लीट अगर ना भी हुई हो तो भी। कैबिनेट सिस्टम के बारे में हमको पता है कि जितना भी कैबिनेट है, जो कैबिनेट मतलब जो हमारे मेन लीडर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं, उनको कैबिनेट सिस्टम दिया जाता है, पोर्टफोलियो सिस्टम दिया जाता है। और हम लोगों ने देखा था कि भारत परिषद अधिनियम 1861 में कैबिनेट सिस्टम का कॉन्सेप्ट था और यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कैबिनेट सिस्टम को उठाया है। उसके बाद रिट्स हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि 5 प्रकार के रिट्स होते हैं, वो रिट्स भी हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से। और सीएजी का ऑफिस, ये आर्टिकल नंबर 148 से लेकर के 152 के बीच में सीएजी का पोस्ट या फिर सीएजी का पद। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कशन किया था यूएसए में आपका आता है फंडामेंटल राइट्स। ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल राइट्स का। और ये जो हमारा संविधान आज एग्जिस्ट कर पा रहा है तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है फंडामेंटल राइट्स, कि हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स हैं। हमारे लोगों को इतना ज्यादा अधिकार मिला हुआ है जिसकी वजह से इसकी एक्सेप्टेबिलिटी है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, ये भारत सरकार अधिनियम 1935, लेकिन जुडिशरी बिल्कुल सेपरेट होनी चाहिए, उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं होना चाहिए। ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी यूएसए से। जुडिशियल रिव्यू का मतलब कोई भी कानून अगर संसद में बनाया जाता है तो उसका रिव्यू किया जाएगा आपके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये जुडिशियल रिव्यू। उसके बाद इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द इंपीचमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट जजेस। तो हमारे देश के अंदर राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है। ये अच्छी बात है कि आज तक कभी किसी भी राष्ट्रपति के लिए इंपीचमेंट का क्या बोलते हैं प्रोसीजर नहीं चलाया गया। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। हमारे देश में वाइस प्रेसिडेंट का पद है, ये भी कहां से उठाया हमने, यूएसए से उठाया। ये यूएसए का मैप, और यूएसए में आप देख सकते हैं कि 51 स्टेट्स हैं। अब बात करते हैं हम अपनी अगली कंट्री, दैट इज जर्मनी। पहली चीज तो आप जर्मनी का मैप देख सकते हैं, ये यूरोप, और यूरोप के अंदर ये है ग्रीन कलर का जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। और ये स्टेट मतलब जो जर्मनी अकेले जो कंट्री है उसका मैप यहां पे देख सकते हैं। तो जर्मनी से हम लोगों ने उठाया, हमने देखा कि अगर हमारे देश में इमरजेंसी लगेगी, ये देखिए इमरजेंसी का जो कॉन्सेप्ट है, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 की हमारे देश में इमरजेंसी लगेगी। लेकिन जर्मनी से हमने क्या सीखा कि अगर इमरजेंसी लग गई हमारे देश के अंदर तो जितने भी लोग हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा, खत्म नहीं सस्पेंड कर दिया जाएगा फॉर द टाइम बीइंग, जब तक इमरजेंसी है। ध्यान रखिएगा आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 में जो बात कही गई है इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। ये फंडामेंटल राइट की बातें हैं, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। आप अभी इतना ध्यान रखिए कि फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है अगर इमरजेंसी लगती है तो ये हमने कहां से सीखा, जर्मनी से। और आप इसको ध्यान रख सकते हैं कि जैसे हिटलर जो था वो कहां का था, जर्मनी का था, तो हिटलर इमरजेंसी लगाया करता होगा, तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं कि इमरजेंसी अगर लगी तो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाएगा।
अब देखते हैं हम अपनी नेक्स्ट कंट्री जहां से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बोरो किया गया है, कुछ कॉन्सेप्ट्स जो बोरो किए गए हैं। अगली कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का आप मैप देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप देख सकते हैं ये मैप, और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा, जो कि न्यू साउथ वेल्स के अंदर है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्टेट्स है 1 2 3 4 5। तो ये 5 और ये विक्टोरिया 6 स्टेट्स हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। और ऑस्ट्रेलिया से हमने काफी कुछ बोरो किया है। देखते हैं क्या। पहली चीज है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट, जैसे कि हम जानते हैं हमारे शेड्यूल्स कितने हैं? 12। तो 12 शेड्यूल्स में एक शेड्यूल है 7वां, और इस शेड्यूल 7 में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात की गई है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अर्थात शक्तियों के बंटवारे की बात कही गई है। और शक्तियों का बंटवारा जो है वो 3 सूचियों में की जाती है, केंद्र और राज्यों के बीच में। तो कहने का मतलब केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया जाता है और सूची बनाई जाती है 3। केंद्र की सूची, राज्य की सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जो कॉन्करेंट लिस्ट है, इसका कॉन्सेप्ट हमने कहां से उठाया? ऑस्ट्रेलिया से उठाया। समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट हमने इसलिए रखा है ताकि हमारे देश के अंदर जो केंद्र और राज्य के बीच में जो रिश्ते हैं वो काफी अच्छे बने रहें। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे कि और क्या है, कि कितने लिस्ट में दे रखे हैं केंद्र की सूची में, क्या चीज दे रखी है राज्य की सूची में, और कौन सी चीजें होती हैं समवर्ती सूची में। अभी फिलहाल के लिए आप इतना जान लीजिए कि जो देश के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होते हैं वो केंद्र डील करता है, वो केंद्र सूची में रहेगा। फिर उसके बाद जो थोड़े कम इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो वो डिस्कस करेगा या डील करेगा राज्य, और उसके बाद जो सबसे कम इंपॉर्टेंट मैटर होते हैं वो रखे जाते हैं आपके समवर्ती सूची के अंदर। और समवर्ती सूची पे फैसले दोनों ही ले सकते हैं। केंद्र की सूची में राज्य, मतलब केंद्र की सूची में राज्य इंटरफेयर नहीं करता है, और राज्य की सूची में केंद्र का इंटरफेरेंस नहीं होता है। लेकिन समवर्ती सूची पे फैसले दोनों ही ले सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्ट्रडिक्ट होता है मामला तो केंद्र की बात मानी जाती है। अगली चीज है फ्रीडम ऑफ ट्रेड। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, हमारे संविधान के अंदर 22 भाग हैं, और भाग 13 जो है वो ट्रेड की बात करता है कि हमारे देश के अंदर आप कहीं पर भी जा सकते हैं, रह सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। तो ये जो जाने का, रहने का और पूरे भारत के अंदर कहीं पर भी घूमने का और वहां पे बसने का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। यहां पे आप देख सकते हैं फ्रीडम ऑफ इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो पूरे भारत के अंदर, भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के अंदर आप कभी भी जब चाहें तब आप जा सकते हैं और आ सकते हैं। शर्त है आपका हिसाब किताब एकदम क्लियर होना चाहिए, कुछ भी संदिग्ध मामला नहीं होना चाहिए। अगर संदिग्ध होता है तो आपके ऊपर रोक लगाई जाएगी। अगली चीज है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। जैसा कि हमने देखा था कि ब्रिटेन से हमने सीखा कि हमारे देश में संसद होगी, संसद द्विसदनात्मक होगी, और द्विसदनात्मक सदन दोनों ही अलग अलग बैठती हैं। लेकिन हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 108 में ज्वाइंट सिटिंग का कॉन्सेप्ट लिया हुआ है कि अगर कुछ मामला अटकता है, जहां पर लोकसभा और राज्यसभा के बीच में कुछ मामला ऐसा बनता है और कोई बिल पास नहीं हो पा रहा है, तो वो दोनों सदनें राष्ट्रपति के परमिशन के साथ ज्वाइंट सिटिंग कर सकती हैं। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। कॉन्सेप्ट जो हमने देखा जर्मनी से हमने क्या देखा कि फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाएगा अगर इमरजेंसी लगी तो। और ऑस्ट्रेलिया से क्या देखा हमने कि आप देख सकते हो इन सारी चीजों, ऑस्ट्रेलिया से जो भी कॉन्सेप्ट लिए गए हैं, इससे क्या हो रहा है, स्टेट्स के बीच में रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं। समवर्ती सूची मतलब राज्यों के पास भी शक्ति है और केंद्र के पास भी शक्ति है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड और इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, हम पूरे भारत के अंदर कहीं पर भी कुछ भी व्यापार कर सकते हैं, जाकर के भ्रमण कर सकते हैं, रह सकते हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। और अगली चीज है क्या? ज्वाइंट सिटिंग, कि अगर संसद किसी मुद्दे के ऊपर डिस्कशन करना चाहती है जो कि कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है लोकसभा और राज्यसभा के बीच में, तो ज्वाइंट सिटिंग के थ्रू उस चीज को क्लियर किया जा सकता है।
अगला जो देश है वो है साउथ अफ्रीका। अगला जो देश है साउथ अफ्रीका, ये वही देश है जहां पर गांधी जी गए थे 1893 के अंदर। और यहां पर आप देख सकते हैं ये साउथ अफ्रीका का मैप है। साउथ अफ्रीका की कैपिटल क्या है? केप टाउन। और एक और कैपिटल है ब्लोएमफॉन्टेन, और उसके बाद एक और कैपिटल है प्रिटोरिया। तो साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल है। कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करिए कि किस चीज की कैपिटल कौन सी है, मतलब ब्लोएमफॉन्टेन किस चीज की कैपिटल है, केप टाउन कौन सा कैपिटल है, और प्रिटोरिया कौन सा कैपिटल है। कहने का मतलब जुडिशियरी कौन सा है, लेजिस्लेटिव कौन सा है, और एग्जीक्यूटिव कौन सा है। तो साउथ अफ्रीका के अंदर या साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कुछ चीजों को सीखा है। क्या सीखा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है क्या? अमेंडमेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 20 में, हमारे संविधान के भाग 20 में अमेंडमेंट का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। अमेंडमेंट का मतलब संशोधन। अगर हमारे संविधान में कुछ गड़बड़ है या फिर परिस्थिति के हिसाब से, समय के हिसाब से, जगह के हिसाब से अगर कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है तो उसको संशोधित किया जाएगा। और ये संशोधन करने का कॉन्सेप्ट हमने कहां से सीखा है? साउथ अफ्रीका से सीखा है। अगली चीज जो हमने सीखी है वो क्या? हम लोगों को पता है कि लोकसभा में जो इलेक्शंस होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं। भारत की जनता स्वयं खुद से अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है, कोई भी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है राज्यसभा के अंदर। राज्यसभा के अंदर जो लोग चुने जाते हैं वो जनता के द्वारा चुने गए लोगों की वजह से चुने जाते हैं। सपोज भारत के अंदर 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य के अंदर जो विधानसभाएं हैं, वो विधानसभा के अंदर जो जनता ने चुन के लोगों को भेजा है, वो लोग तय करते हैं कि राज्यसभा में कौन जाएगा। हमारे संविधान के शेड्यूल नंबर 4 में दिया गया है कि किस तरीके से, किस राज्य से रिप्रेजेंटेशन होगा राज्यसभा के अंदर। तो हर राज्य की जो विधानसभाएं हैं वहां पर इलेक्शन होता है और वो लोग आपस में चुनते हैं और भेजते हैं राज्यसभा में लोगों को। तो वो जो तरीका है राज्यसभा के अंदर लोगों को चुनने का, वो सीखा है हमने साउथ अफ्रीका से। अगली जो कंट्री है कनाडा। अगली जो कंट्री है वो क्या है? कनाडा। कनाडा आपको पता है अमेरिका के जस्ट ऊपर ये कंट्री है कनाडा, नॉर्थ अमेरिका के अंदर। और कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा। कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा। और इसके अंदर 10 स्टेट्स हैं कनाडा के अंदर। और कनाडा से हमने ये सीखा है कि हर वो चीज केंद्र सरकार को ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा वैल्यूएबल बनाती है। वो कहां से सीखा है हमने? कनाडा से सीखा है। हर वो चीज जो केंद्र को ज्यादा शक्ति देता है वो कनाडा से हमने बोरो किया है या लिया है। तो देखते हैं कि क्या चीज हमने कनाडा से उठाया है। तो आप देखिए यहां पे फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। अभी मैंने आपसे क्या बोला कि हर वो चीज जो केंद्र सरकार को ज्यादा शक्ति प्रोवाइड करता है वो कनाडा की देन है। तो फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, हमको पता है कि हमारे देश के अंदर फेडरेशन है, हर राज्य के पास शक्तियां हैं, लेकिन ज्यादा शक्ति किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। किसी भी कंडीशन में केंद्र सरकार जो है वो हर परिस्थिति में राज्य सरकार की अपेक्षा ज्यादा मजबूत है। फिर उसके बाद वेस्टिंग द रेजिडियरी पावर विद सेंटर। हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 248 के अंदर, हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 248 में बताया गया है कि अवशिष्ट शक्तियां जो होंगी वो केंद्र सरकार में निहित होंगी। कहने का मतलब ये है कि जैसा कि हमने देखा कि शेड्यूल 7 में शक्तियों का बंटवारा किया गया केंद्र की सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। लेकिन अगर हमारे देश में कुछ भी बच गया जो कि आकस्मिक होता है या फिर कुछ नया होता है, तो उन चीजों के ऊपर प्रावधान कौन बनाएगा? तो केंद्र सरकार बनाएगी। ये तय किया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पे केंद्र सरकार को शक्ति दी जा रही है। सपोज अगर मान के चलिए आज के टाइम पे उत्तर प्रदेश में कुछ नई चीज हो गई, कुछ नया हैपनिंग हो गया या फिर कोई नया मैटर हो गया, जैसे कि मान लीजिए कोई नया मिनरल निकल गया, तो उत्तर प्रदेश की सरकार उसको डील ना करके कौन करेगी? केंद्र सरकार करेगी। ठीक है। अगली चीज है अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि गवर्नर का पोस्ट होता है।
हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि गवर्नर, ऑफिस ऑफ गवर्नर होगा, ये कहां से उठाया? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। लेकिन उस गवर्नर की नियुक्ति जो है केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। उस गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट कहां से उठाया? कनाडा से उठाया। अगली चीज है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन का मतलब यह होता है कि अगर राष्ट्रपति को देश में कुछ भी करना है तो कानून बनाने का अधिकार किसका है या काम किसका है? राष्ट्रपति का है। और राष्ट्रपति अगर कुछ सलाह लेना चाहता है संविधान से मिलता हुआ या संविधान के रिगार्डिंग, तो संविधान को सबसे अच्छे तरीके से कौन समझता है? तो सुप्रीम कोर्ट समझता है। तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है राष्ट्रपति, और ये निहित है आर्टिकल नंबर 243 में। आर्टिकल नंबर 243 हमारे संविधान का कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है सलाह देगा किसको? राष्ट्रपति को। कब? जब राष्ट्रपति उससे सलाह मांगेगा, और ये सलाह जो है ये बाध्यकारी नहीं होगा। जब भी राष्ट्रपति सलाह मांगेगा तभी जाकर के जो सुप्रीम कोर्ट है ये सलाह देगा, अपने मर्जी से नहीं देगा। अगला देश है क्या? आयरलैंड। अगला देश कौन सा है? आयरलैंड। तो आयरलैंड का आप मैप देख सकते हैं, ये ब्रिटेन से सटा हुआ आयरलैंड, और इसकी कैपिटल है क्या? डबलिन। इसकी कैपिटल है डबलिन। आयरलैंड से जो कॉन्सेप्ट हमने उठाया, यहां से कौन थी? एनी बेसेंट, होम रूल आंदोलन वाली 1916 में जो थी मिस एनी बेसेंट, उन्होंने, वो थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का गठन कब हुआ था। तो ये आयरलैंड से हमने कई सारी चीजों को उठाया है, और जो हमारे संविधान का भाग 4 है, दैट इज डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज का कॉन्सेप्ट कहां से उठाया है? आयरलैंड से उठाया गया है। फिर उसके बाद नॉमिनेशन टू द राज्यसभा मेंबर्स, नॉमिनेशन टू द राज्यसभा मेंबर्स। आप सभी को पता होगा कि जो प्रेसिडेंट है वो 12 लोगों का नॉमिनेशन करता है। राष्ट्रपति के द्वारा 12 लोगों का नॉमिनेशन किया जाता है। कहां पर? राज्यसभा के अंदर। और ये जो लोग होते हैं ये भारतीय लोग होंगे, भारतीय नागरिक होंगे, और जिन्होंने भारत में अद्वितीय कार्य कर रखे होंगे। किसमें? साइंस में, आर्ट्स में, लिटरेचर में और सोशल सर्विसेज में। साइंस में, आर्ट्स में, लिटरेचर एंड सोशल सर्विसेज, इन 4 क्षेत्रों में अगर कोई अद्वितीय कार्य करता है तो उसको नॉमिनेशन दिया जाता है। कहां? राज्यसभा के अंदर। ताकि अगर कोई और व्यक्ति कुछ अच्छा करना चाहता है तो उसको एक मोटिवेशनल फैक्टर मिले, मोटिवेशन मिले। तो ये नॉमिनेशन करता है कौन? राज्यसभा के अंदर प्रेसिडेंट करता है। और ये नॉमिनेशन का कॉन्सेप्ट कहां से सीखा हमने? आयरलैंड से सीखा है। अगली चीज है प्रेसिडेंट का इलेक्शन। हमें यह पता है कि लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो भारत की जनता करती है, लेकिन राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट होता है। राष्ट्रपति का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, और वो जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? एकल संक्रमणीय मत पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग। हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 54 और 55 में, आर्टिकल नंबर 54 और 55 में राष्ट्रपति के इलेक्शन का हिसाब किताब दिया हुआ है, जिसको हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे प्रेसिडेंट को जब देखेंगे तब। तो ये जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का कॉन्सेप्ट हमने उठाया है, ये कहां से उठाया है? आयरलैंड से उठाया है। अगली जो कंट्री है वो क्या है? रशिया। तो रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कई सारी चीजों को देखा है। पहली चीज क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज। हमारे संविधान के पार्ट 4A, हमारे संविधान के भाग 4 क में कुछ 11 फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। उन 11 फंडामेंटल ड्यूटीज या फिर मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान जो है ये हमने कहां से सीखा है? रशिया से सीखा है। और हम लोगों ने देखा था
कि जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कहां पे, हमारे प्रियम्बल के अंदर। जस्टिस कितने प्रकार का पढ़े थे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 3 प्रकार के न्याय का प्रावधान जो हमारे प्रियम्बल में दिया हुआ है वो भी कहां से उठाया हमने, रशिया से उठाया है। अगला जो देश है वो क्या है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमने देख रखा है कि हमारे प्रियम्बल के अंदर जो 3 बातें थी ऑब्जेक्टिव्स में, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, आजादी, समानता और भाईचारे का कॉन्सेप्ट हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि 1789 में हुआ था वहां से उठाया है। और हमारा जो देश है ये कैसा होगा, गणराज्य होगा। हमारे देश में कोई भी पद वंशानुगत नहीं होगा। जब प्रियम्बल पढ़े थे तो काफी डिटेल में देखा था कि हमारे देश में कोई भी वंशानुगत पद नहीं होगा। कोई भी पद होता है वो आपकी एबिलिटी के हिसाब से होगा, आपके कार्य क्षमता के हिसाब से होगा, वंशानुगत नहीं होगा कुछ भी। तो ये हिसाब कहां से सीखा हमने, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है। और आखिरी जो देश है दैट इज जापान, और जापान से हमने सीखा है कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब यह होता है कि अगर हमारे देश में कोई भी काम हमको करना है, कुछ भी हमको करना है, तो वो एक प्रोसीजर के थ्रू होगा, और जिस प्रोसेस से काम किया जाना है उसी प्रोसेस के थ्रू ये काम किया जाएगा। अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं कर सकता है। तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का कांसेप्ट कहां से सीखा, जापान से। यहां पे आप जापान का मैप देख सकते हैं। जापान की कैपिटल क्या है, टोक्यो। और जापान के अंदर 4 आइलैंड्स हैं, होन्शु, होकाइडो, क्योशु एंड शिकोकुकु। यहां पे ये आपका है होन्शु, ये है होकाइडो, फिर उसके बाद ये है शिकोकुकु और ये है क्यूशु, ये वाला क्यूशु। तो 4 ये आइलैंड्स हैं जिसको एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, और इसकी कैपिटल क्या है, टोक्यो। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।